नमस्कार। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक बार आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, सुनहरी धूप से नहाए हुए चौड़े रास्ते, पक्की ईंटों के शानदार घर और आज से हजारों साल पहले धड़कता हुआ एक ऐसा शहर जो अपने समय से कहीं आगे था। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास की इस रहस्यमयी और सुनहरी धूल को थोड़ा सा हटाते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे क्या छिपा है। जरा सोचिए, प्राचीन विश्व की सबसे विशाल कांस्य युगीन सभ्यता, जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली थी, वो सदियों तक गर्म धूल भरी मिट्टी के नीचे बिल्कुल खामोश सो रही थी। हजारों सालों तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक इतना बड़ा इतिहास दफन है। यकीन मानिए, 1920 के दशक तक दुनिया इस महान सभ्यता को पूरी तरह से भूल चुकी थी। तो आइए इस प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं इसी भूली हुई सभ्यता की खोज के साथ। 18वीं और 19वीं सदी में शुरुआती खोजकर्ताओं को कुछ सुराग जरूर मिले थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खोज इतनी बड़ी होगी। इसका पैमाना इतना विशाल था कि ये मेसोपोटामिया और मिस्र की महान सभ्यताओं को भी सीधी टक्कर दे रही थी। असली जादू हुआ 1921 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर जॉन मार्शल और आर.डी. बैनर्जी जैसे दिग्गजों ने इन प्राचीन शहरों को सदियों बाद फिर से सुनहरी धूप दिखाई। और फिर 1940 के दशक में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने अपनी खुदाई से इसके कई और हैरान करने वाले रहस्य दुनिया के सामने रखे। अगर हम एक ड्रोन की तरह सिंधु नदी के बेसिन के ऊपर से उड़ते हुए देखें तो नीचे आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी जैसे शानदार शहर दिखाई देंगे। और ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थीं। ये एक विशाल, बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक और सुव्यवस्थित साम्राज्य था जिसे देखकर आज भी कोई अचरज में पड़ जाए। अब आते हैं इनके सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, इनके उन्नत नगर और इनकी कमाल की वास्तुकला। चलिए सीधे मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर उतरते हैं। शहर को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बहुत ही सलीके से बांटा गया था। पश्चिमी तरफ एक ऊंचाई पर दुर्ग या सिटाडेल था, जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जहां शायद अहम सार्वजनिक काम होते थे। और दूसरी तरफ पूर्व में था निचला शहर, जो एक प्रमुख आवासीय केंद्र था, जहां आम लोग रहते थे, बाजार लगते थे और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी ऊर्जा के साथ धड़कती थी। इनकी शहरी योजना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सड़कें बिल्कुल ग्रिड जैसी थीं, एकदम सीधी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई, ताकि सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा सीधे हर घर तक पहुंच सके। हर घर एक तय आकार की पक्की ईंटों से बना था, और उनकी जल निकासी व्यवस्था, वो तो आज के कई आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ दे। हर घर की नाली सड़क की मुख्य ढकी हुई नाली से जुड़ी थी। साफ सफाई का इतना शानदार इंतजाम उस जमाने में सोचना भी बड़ी बात है। अब जरा गुजरात के धोलावीरा की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही शांत और खूबसूरत दृश्य की कल्पना कीजिए, जहां तेज सुनहरी धूप में विशाल जलाशय और जीवन देने वाली नहरें चमक रही हैं। धोलावीरा के लोग सचमुच पानी बचाने के उस्ताद थे। ये बुनियादी ढांचा हमें बताता है कि इस इलाके में जिंदा रहने के लिए पानी का संरक्षण कितना जरूरी था। धोलावीरा में बारिश की एक एक बूंद को सहेजने के लिए जलाशयों की एक पूरी श्रृंखला बनाई गई थी। वहीं मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े जल टैंकों में से एक था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों या पवित्र स्नान के लिए किया जाता होगा। चलिए अब शहर की इमारतों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था, कृषि और व्यापार कैसा था। मान लीजिए हम भोगवो नदी के तट पर लोथल के बंदरगाह पर खड़े हैं। एक शानदार डॉक्यूमेंट्री की तरह इस हलचल भरे दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। खेतों में मेहनत करते किसान, बाजारों में मोल भाव करते व्यापारी, मिट्टी के बर्तन बनाते कुशल शिल्पकार और दूर देशों को जाने के लिए तैयार बैलगाड़ियां और बड़ी बड़ी नावें। लोथल कोई आम जगह नहीं थी। ये दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा था, जहां नदी के रास्ते व्यापारिक जहाज आकर रुकते थे। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करते हैं, उनका व्यापारिक नेटवर्क। ये लोग सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं थे। यहाँ के व्यापारी सूती कपड़े और हाथी दांत की चीजें बाहर भेजते थे और बदले में तांबा, सोना और नीले रंग का कीमती पत्थर लैपिस लाजुली मंगवाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके व्यापारिक तार दूर मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे। एकदम ग्लोबल ट्रेड का प्राचीन रूप। लेकिन इन विशाल शहरों और बड़े व्यापारिक केंद्रों को खाना कहाँ से मिलता था?
जवाब है सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी। इनकी खेती बहुत उन्नत थी। वे गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों और बांधों का बेहतरीन सिस्टम था। साथ ही पशुपालन भी इस अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ था। इसी से इस पूरी सभ्यता को आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती थी। वास्तुकला और व्यापार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं उनके धर्म और उस रहस्यमयी लिपि की ओर जिसने आज भी सबको उलझा कर रखा है। 400 से ज्यादा। जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये सिंधु लिपि में मिले चिन्हों की अनुमानित संख्या है। उनके पास व्यापार और प्रशासन का रिकॉर्ड रखने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो ये है कि आज तक दुनिया का कोई भी इतिहासकार या भाषाविद इस लिपि को पढ़ नहीं सका है। लिपि भले ही हम न पढ़ पाएं, लेकिन खुदाई में मिली मोहरों ने बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बयां कर दिया है। इन मोहरों पर मातृदेवी की आकृतियां हैं, जो नए जीवन और प्रजनन का प्रतीक हैं। एक बहुत ही खास आकृति पशुपति की है, जो बाघ, हाथी, गैंडे और बैल से घिरे हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। सींग वाले देवता और पीपल के पेड़ की पूजा से ये साफ पता चलता है कि प्रकृति उनके लिए सबसे ऊपर थी। राजस्थान के कालीबंगा की तरफ चलें तो एक बिल्कुल अलग ही रहस्यमयी माहौल देखने को मिलता है। गर्म और धूल भरी हवाओं के बीच धधकती हुई अग्निवेदिकाएं। ये दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात अग्निवेदिकाएं हैं, जो बताती हैं कि उनके समाज में यज्ञ या पवित्र अनुष्ठानों का कितना महत्व था। रस्मी स्नान के अलावा वो अपने मृतकों को भी पूरे सम्मान के साथ मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। सब कुछ इतना परफेक्ट था। शानदार शहर, दूर दूर तक फैला व्यापार, बेहतरीन खेती और सुव्यवस्थित प्रशासन। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी उन्नत सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक गहरे सन्नाटे की तरह गूंजता है। और यहीं से शुरू होता है हमारी इस चर्चा का आखिरी हिस्सा, 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का रहस्यमयी पतन। सच कहूं तो विद्वान आज भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि भयंकर जलवायु परिवर्तन और बढ़ते सूखे ने उनकी खेती को तबाह कर दिया। कुछ कहते हैं कि शायद सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया था, या बड़े भूकंपों ने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। कुछ लोग बाहरी हमलों की भी बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इसका एकदम सटीक कारण आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। भले ही ये शहर वीरान हो गए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन इनकी आत्मा कभी खत्म नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता की वो बेमिसाल वास्तुकला, पानी को सहेजने का उनका वो अद्भुत तरीका और उनका कलात्मक नजरिया आज हजारों साल बाद भी हम सबको हैरत में डाल देता है। उनका ये ज्ञान सच में समय की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। तो अब जब हम इस शानदार ऐतिहासिक सफर के अंत में हैं, तो जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा। जब उनकी लिपि ही अभी तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, तो सिंधु घाटी की उस प्राचीन सुनहरी धूल के नीचे अभी और कितने राज दबे होंगे जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इस सवाल के साथ हमारी आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। इतिहास को और गहराई से जानने की ये जिज्ञासा हमेशा यूं ही बनी रहे।